नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 18 जुलाई 18 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की नोट भी आप लोग फॉलो जो है डेली करंट अफेयर के सेशन को फॉलो करते हुए अपनी शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे। दोस्तों, उनका शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, अपनी नोट्स बनाइए और उनका रिवीजन करिए। इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो जीआई टैग से रिलेटेड है कि किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो प्रदान किया गया। देखिए, नाम ध्यान रखिएगा, आथुर जो है पान का ये पत्ता है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु का जिला है दोस्तों जिसका नाम है थुथुकुडी जिला और वहां से ही संबंधित है ये आथुर पान के पत्ते जिनको आप देख रहे हैं, ठीक है, तस्वीर में। तो उन पान के पत्तों को तमिलनाडु राज्य कृषि विपणन बोर्ड और साथ ही साथ नाबार्ड मदुरै एग्जीबिशंस इंक्यूबेशंस फोरम के द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग जो है प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो सम्मान है वो प्रदान देखिए किसे किया गया है, जो आथुर, ये ध्यान रखिएगा आथुर है दोस्तों, आथुर पान के पत्तों के जो उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है जिसका नाम है आथुर वट्टारा वेत्रिलई विवास इगल संगम। ठीक है, ये जो है ये संस्था, इसके द्वारा इन पान के पत्तों का जो है उत्पादन किया जाता है। इन पान के पत्तों का, आथुर पान के पत्तों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये संस्था है, इसे ये जीआई टैग प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया गया है। अब बात करेंगे इस जीआई टैग के प्रदान करने के बाद क्या क्या लाभ होंगे। तो ये प्रमाण पत्र जो है दोस्तों, ये आथुर पान के पत्तों को घरेलू और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या करेंगे, इनकी मार्केटिंग करने की अनुमति देगा, जिससे कि देखिए मार्केटिंग होगा तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो विभिन्न बाजारों में उनकी पहुंच बढ़ेगी तो दोस्तों डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा, इससे आय बढ़ेगी। ठीक है, तो यह मान्यता जो है, यह मान्यता आथुर पान के पत्तों की विपणन क्षमता को भी उजागर करती है और बढ़ती मांग और लोकप्रियता का मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आथुर पान के पत्ते दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। आइए कुछ और भी जीआई टैग देख लेते हैं, जैसे कि मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तो मनामदुरई मिट्टी के बर्तन किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। वहीं कारी इशादी आम को जो जीआई टैग मिला है, ये कारी इशादी आम किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से। कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है, तो कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। वहीं बात करें राज्य की प्राचीन वस्त्र कला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग मिला है, किस राज्य के, तो गुजरात के। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में थे। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस तारीख को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किस तारीख को दोस्तों मनाया गया, तो ये मनाया गया दोस्तों 18 जुलाई को मनाया गया। तो करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, हर साल जो है 18 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, कब, 18 जुलाई को। अगर हम बात करें ये जो दिवस है किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के जो प्रमुख रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे और ये दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति भी थे जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इनको ही सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की देखिए थीम क्या थी, तो जलवायु, भोजन और एकजुटता इस दिवस की थीम थी। इस दिवस का जो प्रस्ताव था दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें 2009 की बात है, तो संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला के जो महत्वपूर्ण योगदान थे उनको पहचानने के लिए और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया। 18 जुलाई क्यों, 18 जुलाई को दोस्तों उनका जन्म दिवस मनाया जाता है और पहली बार जो है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया गया था वो 18 जुलाई 2010 को किया गया था। तो ये 92वें जो है बर्थ जो है जन्मदिन के अवसर पे किया गया था मंडेला जी के। ठीक है, तो पहली बार जो ये मनाया गया था 2010 में मनाया गया था। थीम ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ कुछ और भी
दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हर साल जो है 15 जुलाई को विश्व यूथ कौशल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें विश्व यूथ कौशल दिवस की थीम क्या थी इस साल, तो ये परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना ये थीम थी, ठीक है। अगर हम बात करें इस दिवस को सबसे पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों, तो ये 18 दिसंबर की बात है 2014 को। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो महासभा है उसने श्रीलंका के नेतृत्व में एक प्रस्ताव आया था, ठीक है, कि हर साल जो है हमें ये दिवस मनाया जाना चाहिए। उसी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से जो है अपनाया गया और उसके बाद से जो है हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं एक अन्य दिवस की भी। देखिए 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की दोस्तों बात करें तो ये दिवस जो है विश्वव्यापी जागरूकता के लिए मनाया जाता है। क्यों, इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को जागरूक किया जाता है कि वे शिक्षा के अधिकार के लिए स्वयं लड़ें, ठीक है, और उस पर बल दिया जाता है कि वे जागरूक हो और अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए वो एक तरीके से आगे आए, अपनी मांग मजबूत करें। इसी दिन के लिए जो है ये 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की जो थीम थी दोस्तों इस वर्ष वो आई एम मलाला जो पुस्तक है उससे प्रेरित थी, जो कि सामाजिक प्रगति के लिए नायकों और रोल मॉडल के रूप में प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रभाव पर केंद्रित थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे 3 दिवस के बारे में डिस्कस किया, तीनों दिवस की थीम भी देखा। देखिए थीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत और किस देश के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो बैंकिंग के क्षेत्र में और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि दोस्तों आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, 2 देशों की यात्रा पे गए हैं, एक फ्रांस, ठीक है, दूसरा देखा जाए तो यूएई, ठीक है। तो यूएई के साथ जो है यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ उन्होंने, ठीक है, बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में 3 समझौते किए हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें दोस्तों कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। अगर हम बैंकिंग क्षेत्र में देखें कौन कौन से समझौते हैं, तो ये सबसे पहली बात करते हैं स्थानीय मुद्रा के उपयोग से संबंधित है, ठीक है। तो स्थानीय मुद्रा के उपयोग से संबंधित 2 समझौते किए गए हैं। उद्देश्य क्या है स्थानीय मुद्रा के उपयोग का, तो स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है, यानी कि जो यूएई की मुद्रा है, जो भारतीय मुद्रा है, उसमें एक दूसरे के साथ व्यापार करना, भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। वही बात करें इसमें देखिए भारत की त्वरित भुगतान प्रणाली यूपीआई को संयुक्त अरब अमीरात के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है और भारतीय रुपए कार्ड स्विच और यूएई कार्ड स्विच को जोड़ना है। तो ये जो है पेमेंट को, ठीक है, त्वरित पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अगर हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि जो शिक्षा क्षेत्र में समझौता हुआ है उसके तहत जो है संयुक्त अरब अमीरात में जो आईआईटी दिल्ली है वो अपना परिसर खोलेगा। ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी मद्रास जो कि पहला परिसर जो है आईआईटी संस्था की पहली परिसर जो खोली जा रही है वो आईआईटी जो है मद्रास तंजानिया के जंजीबार में। वही देखा जाए जो यूएई में समझौता हुआ है, आईआईटी दिल्ली जो है अपना परिसर खोलेगी यूएई में, ठीक है। इसी के बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके बीच में प्रतिनिधि मंडल के भी स्तर की वार्ता और बैठक हुई। इस वार्ता में देखिए क्या क्या बातें डिस्कस की गई, विचार विमर्श किया गया। तो दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश के लिए चर्चा किया गया। फिनटेक के क्षेत्र में जो है चर्चा की गई। ऊर्जा, पर्यावरणीय कार्यवाही, उच्च शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, यूएई को, जैसा कि आपको पता है यूएई इस वर्ष जो है वो COP28 की मेजबानी करेगा, तो इसकी भी उन्होंने जो है बधाई दिया है प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। तो इन सब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया जो समझौते हुए आपके एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आईआईटी जो दिल्ली परिसर की बात किया जाए कि कहाँ पे ये अपना परिसर खोलेगा, तो संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। आते दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चा में रहा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी है, तमिलनाडु में स्थित है। तो हम इसके बारे में सबसे पहले चर्चा क्यों कर रहे हैं हम ये देख लेते हैं। तो देखिए जो तमिलनाडु वन विभाग है उसने जो ये
वन्यजीव अभयारण्य है, ये जो पार्क है, उसमें वन जीवों की सुरक्षा के प्रयास में नीलगिरी जिले के मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और उसके जो आसपास के क्षेत्रों में अवैध शिकार को रोकने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया। देखिए ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये जो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है, ठीक है, तो वहां पे काफी ज्यादा शिकारी गतिविधियां होती थी, ठीक है, वहां पे जो वन जीव हैं, जो वहां पे चीजें हैं, उसका नुकसान होता था, तो उसको रोकने के लिए जो अवैध शिकार होता था उनके रोकने का प्रयास किया जा रहा था पहले से ही वहां के वन जीव विभाग के द्वारा। अब उस प्रयास को और तेज कर दिया गया है, जिस कारण से ये चर्चा में है। अगर हम मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, तो ये तमिलनाडु का जो नीलगिरी पठार है उसके पश्चिम कोने में स्थित है, और ये देखिए इतने हेक्टेयर में 7,846 हेक्टेयर में ये जो है शामिल क्षेत्र है। अगर हम बात करें प्रारंभ में, ये जो अभ्यारण्य, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 1980 में इसे वन जीव अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया और फिर आगे चल करके 1990 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जिसे पहले नीलगिरी थहर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इसकी कीस्टोन प्रजाति क्या है दोस्तों, ये है नीलगिरी थहर है, और इसी के संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। तो ये जो मुकुर्थी टाइगर जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये नीलगिरी थहर के जो है संरक्षण के लिए, नीलगिरी थहर ध्यान रखिएगा ये वहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तमिलनाडु का राजकीय, ठीक है, राज्य पशु है। और अगर हम बात करें दोस्तों, इसके ही संरक्षण के लिए बेसिकली इसे स्थापित किया गया था। पार्क जो है अपने विविध वनस्पतियों जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत तरह के जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं, जीव पाए जाते हैं, जिसमें राजसी मुखर्जी चोटी जो है, मुकुर्थी चोटी भी शामिल है, ठीक है। राजसी मुखर्जी चोटी, अगर मुकुर्थी चोटी आपसे पूछा जाए तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो ये था दोस्तों एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर। देख लीजिएगा तमिलनाडु में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, आपका ये काम है आज देखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अन्य कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो तमिलनाडु में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने गजा गोथा अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने गजा गोथा अभियान जो शुरू किया है, ये किया है असम राज्य सरकार ने, ठीक है। तो असम सरकार, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, लगातार हमें ये सुनने को मिल रहा है मानव और हाथी का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम जंगल की आबादी कम करते जा रहे हैं, जंगल का क्षेत्रफल कम करते जा रहे हैं, वैसे ही क्या हो रहा है, मानव आबादी बढ़ रही है, मानव बस्तियां बढ़ रही हैं, और वो बस्तियां जंगल को साफ करके बन रही है। तो जंगल के जो जीव जंतु वो तो मानव आबादी में ही आएंगे, मानव बस्ती की तरफ ही आएंगे, और जैसे जैसे ये मानव बस्ती की तरफ आएंगे वैसे वैसे मानव और इन जीवों का संघर्ष आपस में बढ़ता जाएगा। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कि मानव और हाथी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए असम सरकार ने गजा गोथा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में देखा जाए 1200 से अधिक जो है प्रतिभागी शामिल होंगे। उद्देश्य क्या होगा इसका, मनुष्य और हाथी के बीच एक सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, ठीक है, उनके बीच में एक सह अस्तित्व, दोनों लोग साथ ही रह सके, कोई एक दूसरे पे अटैक ना करे, है ना। तो इस अभियान का बेसिकली उद्देश्य क्या है, जो निवासी होंगे वहां के आसपास के क्षेत्रों में, उनको हाथियों के व्यवहार, पारिस्थितिकी और क्षेत्र में हाथियों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में शिक्षित किया जाएगा, जिससे कि वो जागरूक हो सकेंगे, और इस तरीके से मानव और हाथी के बीच में जो संघर्ष है उसको कम किया जा सकेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गजा गोथा हाथी, ध्यान रखिएगा ये मानव और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा, असम सरकार के द्वारा। असम की राजधानी देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है असम, ठीक है, 7 सिस्टर्स में से एक है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े उसके पहले कुछ नोट्स देख लेते हैं। कुछ अभियान है जो विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं, जैसे कि दीदी सुरक्षा कवच अभियान जो चलाया गया था, ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चलाया गया था। वहीं 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए जीतेंगे हम अभियान को प्रारंभ किया किसने, अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तो गिफ्ट सिटी दोस्तों अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में है, और यहाँ पे IFSC बैंकिंग यूनिट का जो उद्घाटन किया है वो किया है बैंक ऑफ इंडिया ने किया, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने, देखिए मेरे से गलती होगी, अहमदाबाद नहीं था, गुजरात गांधीनगर था, ठीक है। गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ
स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपनी IFSC बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। लक्ष्य रखा है बैंक ऑफ इंडिया ने कि मार्च 2024 तक 1 अरब और साथ ही साथ उसके उसके बाद जो 3 वर्ष आएंगे यानी कि 2027 तक 4 अरब डॉलर का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है बैंक ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया IFCA दिशा निर्देश के अनुसार देखा जाए तो अनुमानित प्राप्त विभिन्न ग्राहकों को बाहरी वाणिज्य उधार, व्यापार वित्त सुविधाएं, विदेशी मुद्रा ऋण, सिंडिकेशन ऋण और विदेशी मुद्रा जमा खाते जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। BOI की विदेशी शाखाएं वैश्विक जमा में लगभग 15% और वैश्विक अग्रिम वही में 16% का योगदान देती है। बैंक ऑफ इंडिया की 21 विदेशी शाखाओं, 4 विदेशी सहायक कंपनियां और 1 संयुक्त उद्यम और प्रतिनिधि कार्यालय के माध्यम से 15 विदेशी देशों में उपस्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी हमने देखी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय कंपनी ने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो ये जीता है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जीता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें तो देश में ये सूचीबद्ध निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और अडानी पोर्टफोलियो का हिस्सा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरेट की तरफ से गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जीता है। ठीक है, इस वर्ष एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स वाले एक मूल्यांकन समूह ने 520 से अधिक एप्लीकेशंस का मूल्यांकन किया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गोल्डन पीकॉक जो अवार्ड एनवायरमेंट अवार्ड किससे जीता है, मैनेजमेंट अवार्ड, ये जीता है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने। ठीक है, अडानी से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर देख लेते हैं, जैसे कि अडानी समूह के जो अध्यक्ष हैं गौतम अडानी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने जो बांग्लादेश के ढाका यानी कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना को 1600 मेगावाट क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है। ध्यान रखिएगा, गोड्डा विद्युत संयंत्र आप एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है। अडानी पावर ने झारखंड स्थित गोड्डा पावर प्लांट से उत्पादित 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गोड्डा विद्युत संयंत्र किसको सौंपा गया है? बांग्लादेश को सौंपा गया है। किसके द्वारा? अडानी समूह के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में किस राज्य के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जैडन बेबलर ने देखा गया? ठीक है, तो ये जैडन बेबलर जो कि एक दुर्लभ पक्षी जिसको अभी हाल ही में दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व में, ठीक है, राष्ट्रीय दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया है, जो कि एक दुर्लभ पक्षी है। ये किस राज्य में स्थित है ये दुधवा टाइगर रिजर्व? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जैडन बेबलर है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक दुर्लभ और ये विश्व स्तर में लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति दोस्तों, जिसको भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के घास के मैदान में देखा गया। ध्यान रखिएगा, ये जो पक्षी है दोस्तों ये घास के मैदान में रहती है, जो लंबी लंबी घास होती है उसी में ये झुंड बना करके ये पक्षियां रहा करती हैं। लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान में ये पक्षी दुर्लभ है और साथ ही साथ विश्व स्तर पे देखा जाए तो ये लुप्त प्राय है। अगर हम सर्वेक्षणकर्ताओं के अनुसार देखें तो ये भारत में जैडन बेबलर जो है 95% से अधिक जो असम और अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो है वेबलर ये ऊंचे लंबे घास के मैदानों में जोड़े में छोटे झुंड में रहा करते हैं। ठीक है, अगर हम IUCN की लिस्ट में देखें तो IUCN यानी कि विश्व स्तर पर संकटग्रस्त इस पक्षी को 1994 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा असुरक्षित रूप से सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले बात करें तो जैडन वेबलर जो है हरियाणा और पंजाब में सतलज नदी के किनारे पाया जाता था। ठीक है, हालांकि इसके जो निवास स्थान है उसमें काफी नुकसान हुआ, जिसके कारण से प्रजाति जो है अब मुख्य रूप से असम में और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और बेसिकली दोस्तों ये नदियों के किनारे जो है जो घास के मैदान होते हैं, बड़ी लंबी लंबी घासें होती हैं, उन्हीं में ये पाए जाते हैं। और वैश्विक जनसंख्या का जितना भी परसेंट है उसका 30% लगभग जैडन वेबलर ये भारत में पाया जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस पक्षी के बारे में, जैडन बेबलर के बारे में। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के आर्द्र भूमियों और घास के मैदानों के मूल निवासी
ठीक है, पारसीन, ध्यान रखिएगा, पारसीन पक्षी है। चूंकि ध्यान रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए ये आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, भारत, म्यांमार, ये सारे क्षेत्र जो है दोस्तों, नेपाल, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में यहीं पे ये पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम देखिए क्या है, क्रायोसोमा अल्टीरोस्ट्रे, ठीक है, क्रायोसोमा अल्टीरोस्ट्रे जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये पूरे वर्ष नदी मार्गों के पास रहता है, जहां यह घने नरकटों और ऊंचे घास के मैदानों में निवास करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ की है। तो विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना जो प्रारंभ किया गया है वो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करें, राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के विभिन्न आय वर्ग के लोगों को आर्थिक विकास हेतु कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, ठीक है। इसी क्रम में बजट 2023-24 में राज्य के अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगारों, विभिन्न वंचित वर्गों अथवा हस्तशिल्प, माटी कला इत्यादि से जुड़े लोगों के लिए राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की गई है। अगर हम बात करें इस योजना के माध्यम से देखा जाए, जो राजस्थान सरकार है वो जो कामगार है उस राज्य के विभिन्न आय वर्ग के उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और इसी योजना के माध्यम से इन वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार के लिए बेहतर अवसर जो है वो उपलब्ध कराएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ कि किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी। ये किया जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्रेक डांस अकेडमी बनेगी। देश की पहली ब्रेक डांस अकेडमी ये होगी, ध्यान रखिएगा, ये भोपाल में बनेगी ब्रेक डांस अकेडमी और ये देश की पहली ब्रेक डांस अकेडमी होगी। इसके लिए भोपाल सहित सभी जिलों में अगले महीने में टैलेंट सर्च होगा और ये अमेरिका से जो विशेषज्ञ टीम है उनको बुलाया जा रहा है और इसमें ठीक है, वी व्यास और वी गर्ल्स दो, ठीक है, वी बॉयज और वी गर्ल्स दो इवेंट होंगे और इसमें देखा जाए अप रॉक, डाउन रॉक और फ्री रॉक इवेंट्स जो है किए जाएंगे, आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो है वर्ष 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है, पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस ब्रेकिंग के नाम से जो है खेला जाएगा। तो आपके लिए बेसिकली ये जानना जरूरी है कि देश की पहली जो है ब्रेक डांस अकादमी कहाँ स्थापित हो रही है, तो ये हो रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ अब हम आ चुकी है, अब आते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की तरफ, ठीक है। तो हमारा आज का फैक्ट्स ऑफ द डे है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है कौन, इरीना घोष बनी है। वहीं तजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के शॉर्ट पुट इवेंट पदक जीता है, कौन सा, स्वर्ण पदक। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, कितना दोस्तों, 2 स्वर्ण पदक। केंद्रीय सरकार ने 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है, कब तक दोस्तों, 2030 तक। और अगला है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बैठक आयोजित हुई, कहाँ हुई, किस देश में हुई, मालदीव में हुई। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 5 फैक्ट्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप 10 स्टैटिक्स जीके के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम को अस्वीकार किया था। तो कौन से अधिवेशन में दोस्तों, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ये 1936 में, उसी में जो ये भारत सरकार अधिनियम आया था उसको अस्वीकार कर दिया गया था। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो भारत के संविधान में किसमें किया गया है, राज्य की नीति निर्देशक। तो आप मुझे अनुच्छेद बताइए किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। भारत का पहला आम बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों, तो पीके सन्मुखम सेट्टी के द्वारा किया गया था। लोसांग जो कि एक उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पे, शांत घाटी में, ठीक है, साइलेंट वैली में पाई जाती है जो कि केरल में है। अगला है दोस्तों की भारत की नगरीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि, ठीक है, उच्चतम जो वृद्धि दर उच्चतम थी कब थी, 1961 से लेकर के 1971 के बीच में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद का उपनिषद में होता है, किस उपनिषद में उल्लेख है, कठोपनिषद में, ठीक है। यम नचिकेता का जो वाद रहता है, संवाद रहता है। घाव के भरने में सहायक विटामिन है, कौन सी विटामिन है, तो ये विटामिन सी जो है ये घाव के भरने में सहायक विटामिन है। चलिए आप मुझे बताइए विटामिन सी को क्या कहते हैं। बॉक्साइड एक अयस्क है, किसका, एल्यूमिनियम का। वहीं सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला
विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी किसके प्रयासों से दोस्तों, किसके प्रयत्नों से, तो जीके कर्वे के प्रयत्नों से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर और साथ ही साथ हम लोगों ने फैक्ट्स ऑफ द डे और 10 टॉप स्टैटिस्टिक्स जीके देखा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी प्रिपरेशन करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।